नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी IQ पर। देवियों सज्जनों, आप जानते हैं इस बार COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित किया गया और यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर वर्ष क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उस पर बेसिकली चर्चा करने वाली एक वैश्विक कॉन्फ्रेंस के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। हर वर्ष कॉप की बैठक से पहले यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट को जारी करता है जिसे एमिशन गैप रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष भी ये एमिशन गैप रिपोर्ट आई, लेकिन जो इसने लक्ष्य को डिसाइड किया था उसको बेसिकली नाम दिया गया ऑफ टारगेट। ऑफ टारगेट का अर्थ है कि जो भी टारगेट डिसाइड किए जा रहे हैं उससे उस ट्रैक पर पूरा विश्व और पूरे देश इस समय नहीं चल पा रहे हैं, इसीलिए इसमें हाईलाइट किया गया है ऑफ टारगेट रिपोर्ट के आधार पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है 2024 में बेसिकली सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिटर देश के रूप में देखने के लिए मिलता है। आखिर कैसे यह कार्बन डाइऑक्साइड का इतना बड़ा एमिटर बना, उसकी पूरी चर्चा आपके साथ करेंगे, पूरे डेटा और फिगर के साथ। क्या कहती है ये रिपोर्ट और क्या है हमारा आर्टिकल। बेसिकली आप यहां पर आर्टिकल देख रहे हैं कि इंडिया जो है उसने रिकॉर्डेड हाईएस्ट लेवल पर आपको ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता हुआ दिखाई देता है। ये बेसिकली टॉपिक जो है हमारे जीएस पेपर 3 से बेसिकली आकर के जुड़ता है। आप इसे पर्यावरण से प्रॉपरली जोड़ सकते हैं और इसके डेटा को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इसको अभी हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। फिलहाल ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीपीटी जो पीडीएफ है वो भी मैं यहां पर शेयर कर दूंगा। आते हैं रिपोर्ट के ऊपर। यहां पर आपके सामने एक रिपोर्ट भी लिखा है 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा दुनिया का तापमान। अगर आप सभी जानते हैं कि कॉप से संबंधित एक बैठक थी 2015 में जिसको पेरिस कन्वेंशन के नाम से हम जानते हैं। यह पेरिस कन्वेंशन जो था इसके तहत हर देश के द्वारा एक लक्ष्य को निर्धारित किया गया था जिसे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के नाम से जान रहे थे। यह नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है इसके तहत हर देश ने अपना एक टारगेट डिसाइड किया हुआ था। भारत ने भी अपना टारगेट डिसाइड किया हुआ था कि लगभग 2035 तक 30 तक आते आते लगभग 30 से 35% तक हम अपना एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे। वैसे ही विकसित देशों के लिए भी टारगेट डिसाइड किए गए थे। फिलहाल भारत अपने टारगेट को प्राप्त करने की जड़ में आगे बढ़ रहा है, किंतु पेरिस कन्वेंशन में ही यह डिसाइड किया गया था कि जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उससे संबंधित जो भी टारगेट होंगे उसको बेसिकली उसकी जो भी रिपोर्ट है वो हर देश बेसिकली उसको जारी करेगा और सबमिट भी करेगा। भारत ने इस बार अपनी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया है और इसी को लेकर के भारत को यहां पर टारगेट किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट को समझेंगे और क्या कहती है ये रिपोर्ट और भारत एक्चुअल में इतना टॉप कंट्रीब्यूटर है तो क्यों बना और ये क्या इंडिकेट करता है, इन सारे पहलुओं की चर्चा करेंगे। जैसे आपके सामने चर्चा करते हैं, पहले ये की डेटा फिगर है जिसको हमको देख लेना चाहिए और हम डेटा के हिसाब से ही देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एमिशन आपको राइज होता हुआ दिखाई देता है। जैसे यहां टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को देखें तो इस समय प्रेजेंटली आपको 57,700 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया गया, अर्थात अभी तक का सबसे हाईएस्ट आपको यह कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल रहा है पूरे वर्ल्ड का। जबकि हम भारत की बात करें तो भारत का इसमें जो रोल है वो लगभग 3900 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां पर इसको देखने का प्रयास करें तो ये टोटल ग्रीन हाउस एमिशन का हमको प्रोजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है जो 1990 से 2024 के बीच का है। और इसमें यहां पर देखिए 1900 जब हम पूरा विश्व 37,800 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा था, विश्व में एमिशन को रिलीज कर रहा था। आप भी जानते हैं कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है वो कौन कौन सी गैसेस हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एक प्रमुख रोल निभाती है। तो यहां पर ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है एंथ्रोपोजेनिक नेचर, मतलब मानव की भूमिका के कारण, जो मानवीय गतिविधियों के कारण, ये नेचुरल कॉजेस नहीं है, ये मानवीय गतिविधियों के कारण। आप जानते हैं 90 के बाद ही हमने एलपीजी को अडॉप्ट किया और एलपीजी के बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, पूरे विश्व में बढ़ना स्टार्ट हुआ है, खासकर विकासशील देशों में। तो वहां से बड़ी तेजी से बढ़ा है, इसीलिए यहां से ये आपको एक शूट दिखाई पड़ता है जो इस समय आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पर 53,700
लगभग इस समय मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका है। 2020 से अगर आप 2020 में हुआ है, 2010 से अगर देखें तो 51,000 था, अब फिर से लगातार राइस की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच में 2015 की पेरिस कन्वेंशन भी हुआ था और उस पेरिस कन्वेंशन में कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के द्वारा सभी देशों को अपनी भूमिका निभाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना था। बट यहां पर तो उल्टा ही हो रहा है, यहां पर आपको राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे दूसरे फिगर की यहां पर बात करें आपसे, तो लगभग 2023 से पिछले वर्ष से, क्योंकि 2024 को इसमें टारगेट किया गया है, लगभग 1500 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ है और भारत ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है 165 मीट्रिक टन। बस यहीं पर आकर के भारत को टॉप कंट्रीब्यूटर बोला गया है। भारत एक्चुअल में पूरे विश्व में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है, बल्कि 2023 से 2024 के बीच के टाइम पीरियड को देखें, इस बीच में भारत जो है वो टॉप कंट्रीब्यूटर के रूप में बना है। तो 165 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली इसने रिलीज किया है। देखिए ये बहुत सारी चीजों की तरफ इंगित करता है। एक तरफ देखिए पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसी प्रकार हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जा रहा है। उसी प्रकार हम बढ़ती एनर्जी की डिमांड करें तो एनर्जी भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन भारत अभी भी बहुत बड़े स्तर पर कोयले के ऊपर डिपेंड करता है। बट कोयले को लेकर के भी हमने बहुत सारी स्कीमों को चलाया हुआ है। आज हम अल्ट्रा क्रिटिकल टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं जिसमें एमिशन बहुत माइनर हो जाता है। इसी कारण भले ही यहां पर आपको 2023 से 24 के कंपेयर में भारत टॉप कंट्रीब्यूटर के रूप में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। भारत की अभी हम देखेंगे कि भारत जो है भारत की पर कैपिटा के हिसाब से भी देखेंगे तो भारत जो है वर्ल्ड के एवरेज से भी बहुत नीचे आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। भारत टॉप कंट्रीब्यूटर बना है इन वैल्यू के टर्म्स से, लेकिन यहीं पर अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊं आपको तो भारत जो है सेकंड नंबर पर आता है। जैसे मैं यहां पर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि यहां पर देखिए 165 आपको देखने के लिए मिल रहा है इंडिया, तो भारत टॉप कंट्रीब्यूटर बना है। सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा चाइना, तो 126 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को इसने भी रिलीज किया है। तो भारत क्यों? क्योंकि भारत हिस्टोरिकली देखें तो जो अंडर डेवलप्ड नेशन है, जो डेवलपिंग नेशन है, उनको भी तो अपना डेवलपमेंट करना है। इसी कारण ये कार्बन रिलीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार हम देखें ग्लोबल एमिशन में भारत का योगदान जो है सिर्फ 6.7% का है। उसी प्रकार पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड का एवरेज 6.4 टन है, भारत का लगभग 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिलता है। जैसे इसको हम यहां पर देखें तो वर्ल्ड जो है आपको 6.4 के पैरामीटर पर देखने के लिए मिल रहा है, जबकि भारत का कंट्रीब्यूशन ओनली 3% पर ही देखने के लिए मिल रहा है। तो भारत जो है पर कैपिटा के हिसाब से अगर देखें, पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो भारत का एमिशन बहुत माइनर आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के देखें, चाइना के देखें तो वो बहुत टॉप कंट्रीब्यूटर के रूप में है। तो हम वर्ल्ड के एवरेज से भी बहुत दूर यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां पर यही चीज बताई गई है कि भारत जो है लगभग 165 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2023 की तुलना में 24 में टॉप कंट्रीब्यूटर बना है। वहीं अगर ओवरऑल को देखें तो टॉप कंट्रीब्यूटर चाइना है। टॉप कंट्रीब्यूटर आपको चाइना देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, टॉप कंट्रीब्यूटर जो है वो चाइना देखने के लिए मिलेगा। नंबर 2 पर आपको अमेरिका और नंबर 3 पर भारत आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड अगर देखें तो 57,700 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज किया गया है ओवरऑल, जिसमें मीथेन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमें देखने के लिए मिलेगी। जैसे यहां पर आप देखें तो टॉप कंट्रीब्यूटर में सबसे बड़ा रोल जिसका है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। लगभग 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड योगदान देती है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में। फिर उसके बाद हमको देखने के लिए मिलती है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो पावर जनरेशन में भी सबसे बड़ा रोल किसका होता है? कोयले का। और भारत स्टिल कोयले के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यह अलग बात है कि भारत ने ग्लासगो समिट में भी एक टारगेट को अपनाया था जिसे पंचामृत के नाम से आप जानते हैं। उस पंचामृत में भारत ने फोकस किया था कि लगभग अपनी 50% जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से 2030 तक हम प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी तक का लेटेस्ट डेटा देखें तो भारत अभी ही अपनी लगभग 50% एनर्जी की नीड जो है वो नॉन फ्यूजल फ्यूल से ही प्राप्त कर रहा है। अर्थात धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल का रेशियो कम हो रहा है, नॉन फॉसिल फ्यूल का रेशियो बढ़ रहा है। तो ये एक जिम्मेदार देश होने के नाते ही बेसिकली किया जा रहा है और भारत इस पे अपना कंट्रीब्यूशन दे भी रहा है।
दूसरी तरफ देखें तो स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, यहां से भी आपको कार्बन का एमिशन होता हुआ दिखाई देता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो अब यहां पर भी हम बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आए हैं। पीएम ई ड्राइव योजना चल रही है, फेम स्कीम चल रही है, जिसके तहत हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बेसिकली बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। रेजिडेंशियल फ्यूल, एलपीजी, बायोमास, कोल, तो ये बेसिकली जो बायोमास जो है आज हम इसको लेकर के भी अपनी नीतियां बना चुके हैं। जैसा आपको देखने के लिए मिलता है, बायोमास से भी हम गैस को बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी प्रकार जरा मीथेन को देखें तो मीथेन का एक्चुअल में एक्सक्रीशन कहां से होता है, जो 16% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है धान की खेत, तो वहां से तो होता ही होता है। उसी प्रकार लाइव स्टॉक, वहां से भी निकलता है, जुगाली करने वाले पशु भी हैं, वेस्ट, लैंडफिल्स और सीवेज। इसी कारण बेसिकली आपके घर में जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो बेसिकली कचरे वाला आता है और वो कचरा लेकर के जाता है, तो उसको भी बेसिकली जाकर के फिर उससे भी वेस्ट टू एनर्जी को आज प्रोड्यूस करने का हम काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मीथेन का भी एमिशन कम हो रहा है। भारत के साथ भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, आपको अगर मैं एक बात बताना चाहूं तो भारत भले ही आपको थर्ड कंट्रीब्यूटर दिख रहा हो, लेकिन ट्रिपल पी के हिसाब से हमारा जो पोजीशन है वो बहुत लो होती हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार भारत की जो एनर्जी इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, एमिशन इंटेंसिटी की बात करें, एमिशन इंटेंसिटी की बात करें तो ये भी भारत की बहुत कम है। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, ये भी भारत की बहुत कम है। इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, जीडीपी क्या है? ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका मॉनेटरी टर्म में हम जीडीपी को कंसीडर करते हैं। लेकिन उस गुड्स के प्रोडक्शन में, उस सर्विसेज के प्रोडक्शन में कितना कार्बन का हमने एमिशन किया, वो हमारा जो है अगर ज्यादा होगा तो एमिशन इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जो कि एक खराब इंडिकेटर के रूप में दिखाई देता है। लेकिन भारत की एमिशन इंटेंसिटी कम है, ये एक गुड साइन के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है। तो एमिशन इंटेंसिटी जो है हमारी काफी अच्छी है, काफी कम आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसी प्रकार अगर हम हिस्टोरिकल भी देखें, हिस्टोरिकल भी अगर आपके साथ देखने का प्रयास करें, हिस्टोरिकल भी अगर हम देखने का प्रयास करें तो हिस्टोरिकली 1850 से लेकर के 2020 तक भारत का लगभग जो एक्सक्रीशन है एमिशन का, वो हार्डली 4% ही हमको देखने के लिए मिलता है। सोचिए, 1850 में विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज देश जो था वो बेसिकली ब्रिटेन देखने के लिए मिलता है, और तब से लेके आज हम देख रहे हैं 4% का ही हमारा केवल कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार कार्बन बजट को भी देखें, कार्बन बजट के शेयर को भी देखें भारत के, ये भी काफी कम आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये तीन साइंस जो होते हैं वो दिखाते हैं कि भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते उन टेक्निक्स को भी अपना रहा है जो हमारी इंटेंसिटी को लगातार कम कर रहे हैं, और हम क्लीन से क्लीनर फ्यूल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो आपको नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी देखने के लिए मिल रही है। इसी प्रकार सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस के रूप में है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी आपकी ग्रीन हाउस के रूप में है। तो यहां पर इनका भी कंट्रीब्यूशन देखने के लिए आपको मिल रहा है। यहां पर ये जो LULUCF दिख रहा है, ये बेसिकली लैंड यूज चेंजेस के रूप में देख रहा है। मतलब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उससे कितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ये पूरे विश्व को टारगेट करता हुआ बता रहा है। भारत में अगर बात आप देखें तो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है और हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है, और लगभग इस समय 25.17% जो है हमारा ट्री और फॉरेस्ट कवर देखने के लिए मिलता है, जो कि 24% समथिंग हुआ करता था। तो इस हिसाब से भी देखें तो भारत जो है वो बहुत हद तक कार्बन को कम करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं पेरिस एग्रीमेंट की, तो वही मैंने आपसे बात कही थी कि जो हमने अपना नेशनल डिटरमाइंड टारगेट रखा था एमिशन इंटेंसिटी का, 2020 में ही हम 36% एमिशन इंटेंसिटी को प्राप्त कर चुके हैं 2005 के लेवल से। तो ये हमको देखने के लिए मिलता है। वहीं 40% का हमारा टारगेट था फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस, लेकिन आज हम 2025 में ही लगभग 50% से ज्यादा अपनी इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन जो आप देखेंगे ऊर्जा को, वो बेसिकली हम नॉन फॉसिल फ्यूल से आज प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर कुछ और भी आपको दी गई हैं। तो 57 गीगावाट जो है वो लगभग 57.7 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस बार रिलीज हुआ है। ये हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसी के तहत ये कहा गया था कि अगर हम नेशनल डिटरमाइंड
टारगेट्स जो है, हमारा कंट्रीब्यूशन जो हम पेरिस एग्रीमेंट के तहत देख रहे हैं, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा लगभग इतना टारगेट इतना टेम्परेचर जो है आपका राइज हो जाएगा। वहीं अगर हम एनडीसी को पूरी तरीके से फुल्ली इंप्लीमेंट करते हैं तो लगभग 2.3 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड के हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जबकि हमारा प्रॉपर जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है वो लगभग है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करना। इसका मतलब हम अपने पूरे ट्रैक से अलग हो चुके हैं, इसीलिए रिपोर्ट जो है वो ऑफ ट्रैक के रूप में आपको देखने के लिए मिल रही है। इसमें भी बात जो की जा रही है वो कहा जा रहा है कि G20 देश जो है ये लगभग 77% ग्लोबली बेसिकली इमिशन को उत्सर्जित करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि एनडीसी का रिपोर्ट किन किन देशों ने बेसिकली जमा की है, तो लगभग 193 देशों में लगभग 64 कंट्रीज ने ही बेसिकली अपने एनडीसी टारगेट को सबमिट किया है, अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। यही चीज बेसिकली इसमें यहां पर टारगेट करती हुई दिखाई दी जा रही है, जो कि आप बेसिकली हिंदी में भी यहां पर पढ़ सकते हो। भारत की बात करें तो भारत बेसिकली कार्बन को टारगेट करने के लिए कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट चला रहा है, उसमें कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स आपको यहां पर भी देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज चल रहा है, जिसमें 8 टारगेट्स को बेसिकली हमने किया भी है, जिसमें हिमालयन इकोसिस्टम से लेकर के राष्ट्रीय जल मिशन और सौर मिशन से लेकर के हमने सारी चीजों को यहां पर फोकस किया हुआ है, जिसमें सोलर भी है, एनर्जी एफिशिएंसी भी है, ग्रीन इंडिया को भी फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी आपका चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाते हुए दिखाई देती हैं। उसी प्रकार इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए एक और स्कीम चल रही है, जिसे पैट स्कीम के नाम से जाना जाता है। और ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए पहले हमने फेम 1, फिर फेम 2, फिर उसके बाद हम हाइब्रिड के ऊपर गए, और उसके बाद पीएम ई ड्राइव जैसी योजनाएं हमारी चल रही हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी चल रहा है और कार्बन ट्रेडिंग स्कीम्स भी चल रही हैं। लाइफ मिशन को भी हम लोग बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। तो भारत की जो शैली है वो वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम की है, पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मान करके चलते हैं। इसी प्रकार योगा में भी आपको यही चीज देखने के लिए मिलती है, G20 की थीम में भी आपको यही चीज देखने के लिए मिलती है। तो भारत आज जितना एमिशन कर रहा है तो वो उसके सस्टेनेबल जरूरतों के लिए बहुत आवश्यक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के भी बहुत सारे लक्ष्यों को हम प्राप्त करने के आगे की तरफ लगातार बढ़ भी रहे हैं। तो भारत का एमिशन हो जरूर रहा है, लेकिन भारत क्लीनर फ्यूल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। हिस्टोरिकली हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हमारा फोकस आज अपने डेवलपमेंट के ऊपर है, और वो हमारा पूरा हक भी है। इसीलिए विकसित देशों की जिम्मेदारी बनती है कि भारत जैसे विकासशील देशों को ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट की फाइनेंसिंग की जाए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनर एनर्जी की तरफ ले जाना चाहिए। और यही भारत की सबसे बड़ी डिमांड भी है आज कि भाई क्लाइमेट फाइनेंस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। हमें वो आप नवीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, जिससे हम अपनी एनर्जी को और ज्यादा सस्टेनेबल बना सकें और इस कार्बन को कम से कम यहां पर कर सकें। जब नहीं हमको दिया गया है तब हम इतना कर रहे हैं। अगर हमको थोड़ा बहुत भी अगर ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है और क्लाइमेट फाइनेंसिंग होती है तो भारत बहुत जल्दी अपने सभी टारगेट्स को और शीघ्रता से पूरा कर भी सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक पिक्चर मैं और दिखाता हूं। इस समय बैलम में सबमिट हो गई आपकी COP30 की, लेकिन मजेदार बात यह है कि वहां पर हम समिट को भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक ये भी बीबीसी की रिपोर्ट आती है और लिखा है कि अमेजन फॉरेस्ट फेल टू बिल्ड रोड फॉर क्लाइमेट समिट। देखिए कितनी बड़ी बात है। अमेजन जो जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, वैसे ही इसे भी लंग्स ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, और इसी के क्षेत्रों को बेसिकली बहुत लगभग दसियों हजार यहां पर पेड़ काट करके बेसिकली एक रोड का निर्माण करवाया गया, ताकि यहां से बेसिकली वो गुजर करके जा सकें अपने जहां पर समिट को आयोजित किया जाना था। तो आप क्या सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू है, जब अमेरिका जैसा देश जो है वो पेरिस की क्लाइमेट एक्शन प्लान जो हमारा पेरिस का है उससे पीछे हट जाता है, और दूसरी तरफ जहां पर समिट होती है वहां पर इस प्रकार के इतने पेड़ काट दिए जाते हैं। तो क्या वास्तव में आपको लगता है कि विकसित और विकासशील देश किस मोड़ पर जा रहे हैं? आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।